नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर हम 5-6 पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जिस तरह से सोवरेनिटी, जस्टिस, इक्वालिटी, इस तरह के टॉपिक्स और लिबर्टी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब सोवरेनिटी हमारा सबसे पहला टॉपिक है। ये CSS 2020, 2016 और 2007 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका हुआ है, चाहे वो इसकी टाइप्स के ऊपर हो या फिर इसके करैक्टर्स और एट्रीब्यूट्स के ऊपर हो। बट सोवरेनिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये एक लैटिन वर्ड सोप्रानस से निकला है, जिसका मीनिंग होता है सुप्रीम या फिर पैरामाउंट, यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, जो कि सुप्रीम हो, सबसे ऊपर हो। इसीलिए हम स्टेट्स के लिए सोवरेनिटी का वर्ड यूज़, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि लिबर्टी जो होता है, लिबर्टी इज़ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक इंडिविजुअल के लिए यूज़ करते हैं, और जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो हम एक स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले एरिस्टोटल, जो कि एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र था, उसने ये कहा कि सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट इज़ सॉवरन। उसने भी सुप्रीम पावर यानी कि जो सोवरेनिटी का वर्ड है वो यूज़ किया फॉर स्टेट। इसके अलावा इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले जो सोवरेनिटी का वर्ड है, ये एक फ्रेंच राइटर था बॉडन, इसने अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर यूज़ किया था। वो जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी वो ये थी कि सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, यानी कि सोवरेनिटी एक स्टेट की पावर है, सुप्रीम पावर है। किसके ऊपर पावर कि स्टेट की पावर किसके ऊपर होती है? उसके सिटीजन्स के ऊपर होती है। और एंड सब्जेक्ट उसका उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो लॉ पे, यानी कि स्टेट इज़ फ्री टू एक्सरसाइज इट्स पावर ऑन सिटीजन्स के ऊपर वो अपनी पावर अप्लाई कर सकते हैं। और लॉ के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्टेट जो है वो किस तरह की पावर अपने सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई कर सकती है। सो इन सब से हमें ये पता चलता है हिस्ट्री से कि जो सोवरेनिटी है उसका वर्ड हमने स्टेट्स के लिए ही यूज़ किया है मोस्टली। तो जो स्टेट है दैट इज़ सुप्रीम। अब इसकी डेफिनेशन, जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है कि पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिर उसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में हम विल होगबे को कोट कर सकते हैं, जिसने कहा था कि सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। और हमने ये देखा है कि हमेशा सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, मोस्टली डिफिनेशंस के अंदर सोवरेनिटी इज़ द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट ही यूज़ हुआ है। इसी तरह वुड्रो जो सेकेंड डेफिनेशन है वो वुड्रो विल्सन की है। वुड्रो विल्सन वॉज प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, और इसने बोला है कि सोवरेनिटी इज़ द डेली ऑपरेटिव पावर ऑफ, ऑपरेटिव पावर है, एक अथॉरिटेटिव पावर है ऑफ फ्रेम, आप फ्रेम कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, एंड गिविंग एफिकेसी टू लॉ, यानी कि एक डेली पावर है कि आप अपने लॉ को, आप एक डेली पावर है कि आप किस तरह से अपने लॉ को फेयर कर सकते हैं। एफिकेसी टू लॉ यानी कि आप उसको अपने लॉ की अफादियत को इम्प्रूव करने की डेली पावर है। इस तरह से वो ड्रॉ विल्सन की हम डेफिनेशन को इस तरह समझते हैं। उसने कहा कि सोवरेनिटी एक अपने लॉ की जो आपकी पावर है, जो अथॉरिटी है, उसको दिन ब दिन अच्छा अफादियत के वो आपका लॉ अच्छी तरह से एप्लीकेबल हो सिटीजन्स पे, उसको अफादियत या एफिकेसी या फेयरनेस ऑफ द लॉ के लिए जो फ्रेमिंग और डिज़ाइनिंग आप करते हैं, उस पावर को हम सोवरेनिटी कहते हैं। अब इसका ओरिजिन सबसे पहले वही ये जो बॉडन था, जो कि फ्रेंच राइटर है, उसके कॉन्सेप्ट्स में हमें मिलता है। उसके बाद थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो फर्स्ट सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो इसी ने दिया था। उसने कहा था कि जो एक सुप्रीम पावर एक ही पर्सन है जो कि सॉवरन होगा, सारी की सारी पावर उसके पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो उसने अपनी बुक लिवैथियन के अंदर कोट किया था। उसके बाद जो थर्ड ओरिजिन है वो हमें जॉन लोक और रोसू में मिलता है। जॉन लोक और रोसू भी दोनों एक पॉलिटिकल फिलोसफर्स ही थे। अब इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि थॉमस हॉब्स ने सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। उसकी निगेशन में या उसको नलिफाई करने के लिए जॉन लूक ने अपनी थ्योरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। उसने कहा कि नहीं, एक पर्सन सॉवरन नहीं हो सकता, एक स्टेट हो सकती है बट अंडर सम लॉ। फिर उसके बाद रोसू आया, इन सब ने अपनी अपनी स्टेट ऑफ नेचर डिफाइन की, और अपनी फिर उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो डिफाइन। इसकी जो रोसो की थी वो सबसे मॉडर्नाइज फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, उसके बाद हेगल, ये भी एक फिलोसफर है, ये टोटलिटेरियनिज्म और एक्सपेंशनिज्म का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट बस ये हो कि अपनी अपनी बाउंड्रीज जो टेरिटरीज हैं उनको एक्सपैंड करना है।
उसने अनलिमिटेड सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। अब सोवरेनिटी से हम दो तरह की सोवरेनिटी ले सकते हैं। हमने कहा कि मोस्टली इट इज़ यूज फॉर अ स्टेट, कि स्टेट इज़ सॉवरन और द सुप्रीम विल ऑफ द पीपल इज स्टेट द सोवरेनिटी। तो उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल से हमें समझ आता है कि एक स्टेट है और उसके इंटरनली जितनी भी सुप्रीम पावर होगी उसको हम कहेंगे इंटरनल कॉन्सेप्ट, यानी कि जितने भी ऑर्डर्स हैं जो कि सिटीजन्स पे अप्लाइड होते हैं, एसोसिएशंस पे, एनजीओज़ पे, इदारों पे अप्लाई होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल सोवरेनिटी। अगर तो अप्लाई हो रहे हैं तो वो है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड सिटीजन्स। इसमें लस्की कहता है कि सोवरेनिटी इज़ लीगल ओवर एन इंडिविजुअल और ग्रुप, ही पोजेसेस सुप्रीम कोर्सिव पावर। और दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नल, कि कोई फॉरेन इंटरवेंशन ना हो, फॉरेन ऑर्डर्स ना हो जो आपको दिए जा रहे हों कि आपने क्या करना है, कि इस तरह अपनी पॉलिसी मेकिंग करनी है, अपनी बजट इस तरह से सेट करना है। तो अगर ये नहीं है तो वो एक्सटर्नल सोवरेनिटी आपके पास है। अगर तो नहीं है, अगर आप खुद अपने डिसीजंस नहीं ले रहे, इंटरनेशनल प्रेशर होता है, तो आपकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी स्टेट की नहीं होती। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके करेक्टर्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेनिटी, जिसमें सबसे पहले परमिनेंस। परमिनेंस मतलब है कि परमानेंट हो। सोवरेनिटी ये नहीं कि अगर किंग की डेथ हो जाती है या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज, लेट्स सपोज डेमोक्रेसी से मार्शल लॉ होता है या मार्शल लॉ से डेमोक्रेसी जाती है, मोनार्की आती है, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज होती है, तो आपकी सोवरेनिटी स्टेट की चेंज हो जाए, यानी कि सुप्रीम पावर उसकी चेंज हो जाए, तो तब वो सोवरेनिटी आपकी स्टेट तब सॉवरन नहीं होगी। यानी कि तो सबसे पहला जो फीचर है एट्रीब्यूट है सोवरेनिटी का एक स्टेट का, वो ये है कि परमानेंट, सोवरेनिटी इज़ परमानेंट, एक्सक्लूसिव हो, इनएलिनेबल हो। क्योंकि अगर एलिनेटेड होगी तो उससे क्या होगा कि स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इनडिविजिबिलिटी, डिविजिबल क्या हम कहते हैं, डिवाइडेड हो, तो इनडिविजिबल कि डिवाइडेड नहीं है। सोवरेनिटी मस्ट नॉट बी डिवाइडेड, ये कॉन्सेप्ट है कि सोवरेनिटी अगर डिवाइडेड होगी तो डिसयूनिटी हो जाएगी, स्टेट किसी एक बंदे को सॉवरन मानेंगे नहीं। तो इसमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ कहते हैं कि डिविजिबल होनी चाहिए, कि सबके पास अथॉरिटी होनी चाहिए है, इससे क्या होगा कि आपका जो काम है स्टेट का वो डिवाइड हो जाएगा और मेंटेनेंस ईजी होगी। बट अकॉर्डिंग टू सम दिस इज़ रॉन्ग, सोवरेनिटी जो है वो इनडिविजिबल होनी चाहिए। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ सोवरेनिटी, जो ये CSS 2020 में एग्जैक्टली इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द टाइप ऑफ सोवरेनिटी। तो इसके अंदर हमारे पास दो व्यूज़ हम कह सकते हैं, दो थ्योरीज हैं जो कि टाइप ऑफ सोवरेनिटीज़। एक लीगलिस्टिक व्यू है जिसको हम ऑस्टिनियन थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑस्टिन वो पर्सन था या वो फिलोसोफर था जिसने ये थ्योरी पेश की थी, और मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी भी कहते हैं। इसके सपोर्टर्स जेन बॉटन है, जिसका हमने कहा था कि ये फ्रेंच राइटर है जिसने सबसे पहले सोवरेनिटी का टर्म अपनी बुक द रिपब्लिक में यूज़ किया था। थॉमस हॉब्स है जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, और ये फर्स्ट वन था जिसने सोशल। जॉन ऑस्टिन है जिसने ये वाली थ्योरी और मोनलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी पेश की थी। इसमें भी यही कहते हैं कि जो सुप्रीम पावर है वो 1%। ऑब्वियसली जब सपोर्टर्स इसके थॉमस होब्स रहते हैं जो कि कहते हैं सोवरेनिटी लाइज ऑन 1%, तो इस थ्योरी की हमें एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि इस थ्योरी में यही बोला जा रहा होगा कि सोवरेनिटी लाइज टू 1%। अब हुआ ये कि जो ऑस्टिन था उसने हॉब्स और बेंथम भी एक पॉलिटिकल फिलोसफर था, इन दोनों की टीचिंग्स यानी कि सोवरेनिटी लाइज टू 1% का जो मेन थीम था उसको फॉर्मुलेट किया, अपनी बुक के अंदर एक थ्योरी पेश कर दी। उसने बुक ली थी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। उस बुक के अंदर उसने एक थ्योरी सपोर्ट की, फॉर्मुलेट की। उस थ्योरी के अंदर उसने 4-5 पॉइंट्स बताए कि ये ऐसा होने चाहिए, इंडिपेंडेंट सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि एक सॉवरन पावर पर्सन हो या ग्रुप हो लेकिन इंडिपेंडेंट सोसाइटी हो। सेकेंडली, पावर ऑफ सॉवरन, जो लीगल एक पर्सन जो किंग है या मुनार्क है या जो पर्सन रूल कर रहा है, एक इकलौता बंदा, उसकी पावर सोवरेनिटी जो है वो अनलिमिटेड पावर हो। थर्डली, सॉवरन, सॉवरन जो है लोगों के ऊपर लाजिम है कि वो उसकी इताअत करें, उसकी ओबीडियंस करें, ठीक है। फोर्थ ये कि पावर ऑफ सॉवरन इंडिविजिबल हो, ऐसा कोई ना हो कि जो उसके साथ पावर शेयर कर रहा हो वो अकेला ही सारी की सारी पावर का मालिक हो। और जो लॉ है वो कमांड ऑफ सुपीरियर, और वो शख्स, वो मोनार्क, वो किंग ही, वो जो सुपीरियर पर्सन है वही ऐसा शख्स है जो कि लॉ बनाएगा। वो अपनी कमांड के ऐसा ऐसा होना चाहिए, मेरी ये चीज़ फुलफ़िल होनी चाहिए, लोगों को इस तरह से मुझे फॉलो करना चाहिए, तो वो लॉ बनाएगा, ठीक है। इसकी क्रिटिसिज्म में बहुत सारे साइंटिस्ट थे। इसका मेन क्रिटिसिज्म तो ये कि मॉडर्न स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा ये कि सोवरेनिटी को कभी भी हम एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, किसी भी एक पर्सन को पूरी अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकते, इस तरह से वो उसको मिस यूज़ कर सकता है। जो सेकंड व्यू है या जो सेकंड टाइप ऑफ सोवरेनिटी है वो है प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सोवरेनिटी। इसमें हमने क्या करना है, एग्जैक्टली जो उधर पॉइंट्स हैं उसके ऑपोजिट पॉइंट्स इधर हैं इसके, क्योंकि बेसिकली इसमें यह है कि कंट्रोल तो है लेकिन लिमिटेड कंट्रोल है उस सॉवरन का, और डिवाइडेड पावर ऑफ स्टेट है। वहाँ पे क्या था, डिवीजन नहीं है, यहाँ पे डिवीजन है। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल हैं जो कि आपने एक सोवरन स्टेट के ऊपर अप्लाई करने हैं। ऑस्टिन ने कहा था सोवरेनिटी एक पर्सन के पास है, वो इधर मोनोलिस्टिक, मोनो मीन्स वन पर्सन का व्यू है, और
प्लूरलिस्टिक मीन्स मेनी पर्सन, सोवरेनिटी एक पर्सन पे डिसाइड नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे एक आ गया कि स्टेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, सोसाइटी के स्टेट को इतना ज़्यादा नहीं कंसिडर करना कि पूरी की पूरी सोवरेनिटी स्टेट पे अप्लाई होती है। आपने इस तरह से कंसिडर करना है कि स्टेट भी एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, जिसका हम सब पार्ट हैं, और बहुत सारी और भी इसके अंदर एसोसिएशंस हैं। इसके सपोर्टर लस्की जैसे फ़िलासफ़र्स थे। अब मेन पॉइंट्स ये हैं कि सोसाइटी के अंदर यूनिटी नहीं होगी, अगर यूनिटी होती है तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। उसके बाद उसने ये कहा था कि स्टेट इज़ एन एसोसिएशन विद मेनी अदर एसोसिएशन द स्टेट, के इसको एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी मानना है। थर्डली ये कि स्टेट जो है उसके पास अनलिमिटेड एब्सोल्यूट पावर, जो सोवरेनिटी वो नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सोवरेनिटी ऑफ स्टेट इज़ नॉट डिविजिबल, कि उसको इनडिविजिबल नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए। सेंटर के पास कुछ पावर यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। लॉ जो है वो सॉवरन की कमांड नहीं है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी ऑफ स्टेट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय इंटरनेशनल लॉ। एक्सटर्नल से ऑब्वियसली कुछ इंटरनेशनल लॉज भी होते हैं जो कि आपकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी, जिसमें फ़ॉरेन हमने कहा था कि इंटरवेंशन ना हो आपके कॉन्सेप्ट्स में, लिमिट करती हैं कुछ चीज़ें। अब इसके क्रिटिसिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारे हो सकते हैं। एक बात तो इसकी ये सही है कि लॉ जो है वो सॉवरन की कमांड नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली लॉ शुड वो चीज़ होती है जो कि आपके राइट्स और ड्यूटीज़ हैं हर एक पर्सन के लिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर तो लॉज आर फ्रेम बाय स्टेट्स और नो स्टेट्स आर इन्फीरियर टू लॉ। डिवीजन ऑफ सोवरेनिटी, अगर सोवरेनिटी डिवाइडेड हो जाएगी, जैसा कि हमने इधर कहा कि सोवरेनिटी डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए, यहाँ कह रहे हैं कि होनी चाहिए। इसका एक हम नेगेटिव क्रिटिसिज्म ये कर सकते हैं, अगर तो सोवरेनिटी हम बहुत ज़्यादा डिवाइड, एक कोई सॉवरन पावर नहीं होगी तो क्या होगा कि अनार्की होगी। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम इस तरह से मिक्स कर सकते हैं कि टोटल अनलिमिटेड पावर एक मोनार्क किंग के पास नहीं होनी चाहिए। लॉ होना चाहिए जो कि पीपल के राइट को प्रोटेक्ट करे। पावर स्टेट्स के, डिफरेंट स्टेट्स के पास होनी चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने वाली एक और पावर ऊपर होनी चाहिए। जैसे अब मॉडर्न जो डेमोक्रेसी का सिस्टम होता है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द स्टेट्स। और लॉ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है, उस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की अगर जैसे कि नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अगर उसका चेक एंड बैलेंस करना है तो उसके लिए भी इदारे होते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अभी है, जिसके अंदर हमारे पास सोवरेनिटी डिविजिबल या इनडिविजिबिलिटी के दरमियान लाई करती है, कि सारी की सारी अनलिमिटेड पावर नहीं है, कुछ ना कुछ पावर आपके पास होती है।